सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अरफान अहमद खान साहब हमारे साथ हैं जर्मनी से। आज खान साहब से मैंने रिक्वेस्ट की है मुख्तसर जवाबात देंगे और सवालात मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा करूं। खान साहब, ये सबसे पहला सवाल आपसे आज ये है कि इसराइल शाम में दाखिल हो गया है। क्या देखते हैं आने वाले दिनों में इसराइल कहीं कब्जा ही न कर ले शाम पे, या शाम के कोई टुकड़े होने जा रहे हैं? देखें, जो यूनाइटेड नेशन का जो इजलास हुआ है वहां पर इसराइल को वजाहत देनी पड़ी है कि भाई वो वहां पर क्यों शाम के अंदर हमले कर रहा है। तो उसने यही कहा है कि भाई हमारे पास हदफ है जो हमने पूरा करने हैं, हम आर्थिक इक़दाम उठा रहे हैं और उसके बाद हम वापस चले जाएंगे। और जो आर्थिक इक़दाम जो दुनिया कह रही है वो ये है कि भाई जो शाम के अंदर जो केमिकल हथियार वगैरह थे इनके पास बशारत असद जो है वहां का सदर बशर अल असद, उसके पास जो मुखालफिन को मारने के लिए उसने बाद केमिकल हथियार रखे हुए थे, तो उनको हदफ बनाया जा रहा है। अब तक जितने भी हमले किए हैं इसराइल की तरफ से वो उन्हीं को निशाना बनाएगा, उनको तबाह कर रहा है इसराइल। जो अब तक की इतलात जो जो सुनने में आ रही है, देखने में आ रही है टीवी वगैरह को। जी हाँ साहब, अमेरिका, रूस, तुर्की, आप समझ रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये शाम को अकेला छोड़ देंगे या इसराइल छोड़ देगा? देखिए, अभी तक सूरत हाल जो है हमारे साथ वाज़ेह नहीं हो रही कि ये जो बंदा है तहरीर वालों का जो अल-जवारी, ये क्या नाम है इसका, ये 2006 तक ये अल-कायदा का मेंबर था और अल-कायदा में शामिल हुआ था और इसके ऊपर बकायदा 1 करोड़ रुपए का नाम अब भी रखा हुआ है अमेरिका ने। और अब बज़ाहिर ये नजर आता है कि यही इस्तेमाल हुआ है। तो वो ये 2016 में अलहदा हो गया था और इसने अपनी तहरीक चलाई थी, लेकिन इस दौरान इसने जो इंटरव्यू दिए हैं 2006 के बाद, इसके 4-5 इंटरव्यू इस वक्त दिखाए जा रहे हैं, टीवी वगैरह के ऊपर बताया जा रहा है। उसमें एक तो ये अपना चेहरा छुपाता था, चेहरा सामने नहीं करता था और उस वक्त इसका रवैया बहुत इंतहा पसंदाना रुझान रखता था। ये मुसलमानों का जो इंतहा पसंद तबका है उस किस्म की बातें और इंटरव्यूज के अंदर कर रहा है। और अब ये कह रहा है कि भाई हम हर एक को शख्सी आज़ादी देंगे और जो खवातीन है शाम की उनको पर किसी किस्म की लिबास की कोई पाबंदी नहीं होगी, जिस तरह का चाहे वो लिबास पहने, कोई हिजाब वगैरह का जरूरी नहीं होगा। इस किस्म की आज़ादी की बातें कर रहा है। तो ये जाहिर बात है कि ये सैलाब की तब्दीली वगैरह जो है ये कोई ना कोई इसकी बैक पे जो इसको लाने वाले हैं उनकी तर्जुमानी कर रहा है, ये उन्हीं की बातें जो है ये बता रहा है। अब इसलिए अभी तक सूरत हाल वाज़ेह नहीं हो रही जब तक तमाम मुतारिफ ग्रुप जो है वो एक नई हुकूमत बन नहीं जाती वहां पर, उस वक्त तो कुछ कहना मुश्किल है। इस वक्त सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि भाई इनके खिलाफ किसी ने मुज़ाहमत नहीं की। जो इसराइल के वज़ीर आज़म है वो अभी तक कायम है, वही इनके साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। बैंक भी खुल गए हैं, आज से दफातर वगैरह खुल गए हैं। अपील की है उन्होंने कि दफातरों में लोग जाए, दफातर हमने वगैरह खोल दिए हैं। निज़ाम हुकूमत अभी तक वही चल रहा है जो कि पहले से मौजूद था। और बशर अल असद को बस छुट्टी करवानी थी, उसको निकाल बाहर किया है और उसके अंदर जो यहाँ की उसकी आर्मी की जो हेड कमान है उससे भी ताउन किया है और जो वज़ीर आज़म जो मुल्क में मौजूद है उसे भी इनके साथ ताउन किया है। और ये किसी मिली भगत के नतीजे में यहाँ पे इसका जो है हुकूमत की तब्दीली लाई गई है या शाम से बशर अल असद को जो है वो फारिग किया गया इसके 54 साल इक़्तिदार को, इसके बाप से और इसके। बाकी ये है कि दुनिया सारी जो सड़कों पर आ रही है वो खुशी का इजहार कर रही है कि हमारा इस खानदान से जान छूट गई। तो बहरहाल अब 2-4 दिन के अंदर सूरत हाल मजीद वाज़ेह होकर सामने आ जाएगी। हाँ साहब, 54 साल हुकूमत की ऐसे कैदी भी रहा किए जा रहे हैं जिन्होंने कभी सूरज नहीं देखा और इसके बाप के दौर के वो कैद खाने में थे। तो जब अवाम पे आप जुल्म करते हैं तो उसके बाद अवाम हुक्मरानों के खिलाफ हो जाती, तो क्या नताइज निकलते जो मौजूदा निकले? तो सामने आपके जहाँ भी इस किस्म का जबर की हुकूमत होती है वो बिलाखिर कभी न कभी ऐसा वक्त आता है कि उस कौम जो है वो उस जबर से निजात हासिल कर लेती है। वक्त लगता है क्योंकि हमारे जो जितने भी जाबिर हुक्मरान ज़्यादातर मुसलमान मुल्कों में रहे हैं
ان کا ہمیشہ ملٹری نے ساتھ دیا. ان کے جو پیروکار ہوتے ہیں, جو قریب کے لوگ ہوتے ہیں, وہ دبا کے رکھتے ہیں دنیا کو, لیکن ایک لمبا عرصہ تک تو نہیں بھایا جا سکتا. اخیر جو ہے اس کے بدنتائج جو ہے وہ سامنے آنے شروع ہو جاتے ہیں. تھوڑا سا پاکستان پہ بات چیت کریں. پاکستان ٹھیک ہے, وہاں فوج مضبوط ہے ہماری, لیکن کبھی انٹرنیٹ سست کیا جاتا ہے, کبھی کوئی ایسا کام کیا جاتا ہے کہ شاید اس طرح ہم عدالتوں کے ذریعے, پارلیمنٹ کے ذریعے کنٹرول حاصل کر رہے. تو کتنے دیر تک اس طرح یہ سسٹم کو چلاتے رہیں گے؟ دیکھیں یہ چیزیں مستقل آپ دیکھ رہے ہیں جب سے شروع ہوئی ہیں, جو زیادہ کھل کر جو ہے اسٹیبلشمنٹ سامنے آئی ہے, اس کے بعد سے اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت بڑھ رہی ہے. دن ب دن ان کے خلاف زیادہ لوگ جو ہے اب بات کرتے ہیں, سڑکوں پر آ رہے ہیں. جو میڈیا ہے اس کو تو وہ کنٹرول کر رہی ہے فوج. کل بھی ایک جو مزمل صاحب ہے, بڑے اچھے پروگرام کرتے ہیں, انہوں نے بھی اپنی کہانی سنائی ہے کہ کس طرح ان کے گھر کے اوپر حملہ کیا گیا. تو اس قسم کے واقعات جو ہو رہے ہیں, لیکن عام پبلک جو ہے وہ اس کو ابھی تک ان لوگوں نے نہیں چھیڑا. اداروں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے فوج, لیکن عام لوگوں کی جبری جسے کہتے ہیں, سوائے بلوچستان وغیرہ کے جہاں پر یہ آزادی کی تحریکیں موجود ہیں, ان کو دبانے کے لیے وہ بھی فوج پہ حملے کرتے ہیں. اس لیے فوج ان کو جواباً ان کے اوپر حملے کرتی ہے, جو ان کو اغوا کر لیتی ہے, یا ان کو اس کا لے کے غائب کر دیتے ہیں, جن کو کہا جاتا ہے غائب پرسون ہے. لیکن ابھی تک عوام کے اندر ایک بھرم قائم ہے, اور وہ قائم رہے تو بہتر ہے. لیکن فوج نے اپنی پالیسی نہ بدلی تو پھر ظاہر بات ہے کہ عوام کی طرف سے بھی ایک رد عمل کیسے انقلاب کی صورت میں سامنے آئے گا, اور پھر ملک کے لیے نقصان دہ ہوگا جب عوام اور فوج جو ہے سڑکوں پر آمنے سامنے ہوں گے. تو خان صاحب, عوام اگر فرض کرے حکمرانوں سے مطمئن نہیں ہوتی تو تیسری پارٹی یا دشمن ممالک فائدہ اٹھا سکتے ہیں. دیکھیں جب بھی ملک اندر سے کمزور ہوگا, پھر یقیناً باہر کے لوگ جو ہیں ان کو اپنا کام دکھانا آسان ہو جاتا ہے, ان کو حملہ کرنا آسان ہو جاتا ہے. ان کو اپنی جو پالیسی انہوں نے اس ملک کے بارے میں بنائی بھی ہو, اس پر عمل پیرا ہونے کے راستے جو ہے وہ کھل جاتے ہیں ان کے لیے. تو یہ ایک باہر لے خطرناک بات ہے. اگر خدا نہ خواستہ ایسا آ گیا تو ہمارے چاروں طرف دشمن ہے, سوائے ایک ایران کے کہ جس کے ساتھ ہماری دشمنی نہیں ہے, وہ تعلقات اچھے بھی نہیں ہے لیکن دشمنی بھی نہیں ہے. باقی تو چاروں طرف جو ہے وہ دشمنی بیٹھا ہوا تاغ لگا کے, اور ظاہر بات ہے کہ اس کا وہ فائدہ اٹھائے گا اگر ایسی صورتحال کبھی پیدا ہو گئی تو. خان صاحب, علماء 71 میں اٹھایا فائدہ اس کو. علماء اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں, وہ استعمال بھی ہو رہے ہیں, نظر بھی آ رہا ہے کہ ان سے پریس کانفرنس کرائی جا رہی ہے, اور فضل الرحمان مطمئن نہیں ہو رہا. کیا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ علماء کا سیاسی ذہن نہیں ہوتا. ان لوگوں کو تو اپنی ایک دھاک بٹھانی ہے. پاکستان کا جو مذہبی طبقہ ہے انہیں افغانستان کے اندر جو کچھ ہوا اس سے بہت زیادہ سپورٹ دیا ہے. اب وہ بھی ایسے ہی خواب دیکھتے ہیں کہ بھئی اس طرح طالبان نے اس ملک پر قبضہ کر لیا, اسی طرح ہم پاکستان کے اندر جو ہے مذہبی طاقتیں وہ جو ہے حکومت میں آ جائیں یا حکومت پر قابض ہو جائیں اور پاکستان کو اپنی مرضی کے مطابق چلائیں. تو یہ جو سوچ پیدا ہو گئی ہے, اس کے لیے وہ علماء جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. ان کا سیاسی ذہن نہیں ہوتا, نہ وہ انٹرنیشنل تعلقات بنا کے رکھ سکتے ہیں دنیا کے ساتھ, اور نہ وہ بارڈروں کو کس طرح محفوظ کرنا ہے, سیاست کیسے کرنی ہے, یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے. ابھی تو سرتس ان کی پہلی منزل جو ہے وہ افغانستان کی طرز کی حکومت جو ہے وہ پاکستان میں قائم کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے وہ کام کر رہے ہیں. اس کے بعد کیا ہوگا یہ ان کے میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس کی طرف ان کی کوئی سوچ ہے یا وہ کام رکھتے ہیں, یا وہ کوئی دنیا کے حالات کے مطابق وہ معاشی پلان اپنے عوام کے لیے رکھتے ہیں یا ملک کے لیے رکھتے ہیں. ابھی تو سرتس سے بھی اس کے لیے کام کر رہے ہیں کہ کسی طرح پاکستان کے اوپر ریاست کے اوپر قبضہ کیا جائے. آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اگر یہی حالات ہوئے تو ریاستی کے ادارے اور بھی کمزور ہو جائیں گے؟ خان صاحب دیکھیں ابھی تک تو جو پاکستان کے پچھلے 8-10 سال کے اندر مسلسل ادارے جو ہیں وہ کمزور ہو رہے ہیں, اور یہ سوچ جو پیدا ہو رہی ہے پاکستان میں فوج کے خلاف ایک ادارہ فوج کے تھا جس کو عوام کو یہ تھا کہ ہاں یہ منظم لوگ ہیں, لیکن اب ایسی خبریں آتی رہتی ہیں کہ بھائی فوج کے اندر بھی کچھ نہ کچھ ہلچل جو ہے وہ ڈیوائڈ ہو رہی ہے, آپس میں نظریات ڈیوائڈ ہو رہے ہیں, لوگ ایک دوسرے کی مخالفت کرتے ہیں. پھر وہاں پر بھی
तफरका बाजी जो है, फिरका बाजी, वो भी फौज के अंदर दाखिल हो गई है। और ये सबसे बड़ा जिसे कहते हैं ना खतरनाक अमल है, जो तफरका बाजी फिरका बाजी जो है, ये जिस सोसाइटी में आ जाए, दाखिल हो जाए, वो सोसाइटी फिर आखिर तितर बितर हो जाती है और एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। और यही सूरत हाल हम पाकिस्तान में देख रहे हैं। और यही फौज की तरफ जो है इसमें अंसर जो है वो दाखिल होता हुआ नजर आ रहा है हमें, जो हमारे लिए खतरनाक है। इससे उलमा यकीन फायदा उठाना चाहते हैं, इससे उन्हीं के फैलाया हुआ जहर है। और वो इसी को ये समझते हैं कि ये कम से कम हमारी जो मंजिल है या जो हम चाहते हैं उसमें हमारे लिए मामूल साबित होगी। उसके बाद पाकिस्तान का क्या बनेगा इससे उन्हें गरज नहीं। खान साहब, आपने ये एक बड़ी अहम बात की। आज एक वीडियो में देख रहा था, वहाँ पे ये भी इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जो अहमदी हैं वो गद्दार हैं और पाकिस्तान के मुखलिस नहीं है। ये तो हिंदुस्तान की भी एक वीडियो थी, वो भी कह रहे, लेकिन कोई कुछ इल्ज़ाम लगा रहा है, मगर कोई ऐसी चीज़ें कभी आज तक मेरे देखने में तो नहीं आई, तो क्यों ये इल्ज़ाम लगाए जाते हैं? देखिए, ये इल्ज़ाम तो हमेशा से एक तबका जो है वो लगाता रहा है, लेकिन पहले जमानों में इसका इतना नोटिस नहीं लिया जाता था, या कम से कम ऐसी बातों की हुकूमत तरगीब किया करती थी। अब रियासत के हुक्मरान जो है वो खुद डर जाते हैं, ऐसी बातों का जवाब नहीं देते। अगर ऐसी बातों का रियासत की तरफ से जवाब देना शुरू कर दिया जाए तो फिर जाहिर है कि जो ये बात करने वाले लोग हैं या तो वो दब जाएंगे या उनकी बात में कोई वैल्यू नहीं रहेगी, आवाज नहीं रहेगी उनकी बात करने में। लेकिन ये कि क्योंकि रियासत खामोश है इसलिए ये बात दिन ब दिन बढ़ रही है। वो भी समझते हैं कि हमें पूछने वाला कोई नहीं, हमें बात करने के लिए एक बहाना मिला हुआ है कि भाई हर कोई बंदा इस बात कर ले, तो वो अपने आप को ज्यादा इस्लाम का फुफड़ जो है वो साबित करने की कोशिश करता है। तो इसलिए ये चीज मुसलसल हम देख रहे हैं कि मुआशरे में बढ़ रही है और जिसका मुआशरे में है नुकसान ज्यादा हो रहा है। खान साहब, पिछले दौर की बात आपने की, कुछ मौजूदा दौर में नई नस्ल को वैसे पता है कोई इस्लाम का? जो हमारे पाकिस्तान के लड़के हैं, मैं तो सोशल मीडिया पे देखता हूँ, वो तो बिल्कुल फारिग लोग हैं, पैदल है। देखिए, इसलिए मुल्क के अंदर तालीम नहीं है। आप ये देख लें कि 2 करोड़ बच्चे खुद मानती है हुकूमत के भाई मदरसे या तालीमी इदारों से बाहर है, जो स्कूल का जिन्होंने रुख ही नहीं किया हुआ। 2 करोड़ यूरोप में कई ममालिक की जिनकी आबादी 2 करोड़ नहीं है, हम 2 करोड़ बच्चे इस तरह को लेके पैदा कर मतलब बढ़, और ये तादाद मुसलसल बढ़ रही है। तो फिर जाहिर है कि यहाँ तालीम ही नहीं है तो वहाँ किसी को क्या पता होगा। जो 14 अगस्त के ऊपर या लोग कैमरे लेके ये हमारे टीवी चैनल्स वाले बात इंटरव्यू वगैरह करते हैं, ना उन लोगों बच्चों को कुछ दिन का पता है और ना लोगों को जो है तारीख का कुछ पता है, ना पाकिस्तान की तारीख का पता है और ना वैसे जनरल तारीख को पता है कभी दुनिया किधर जा रही है। कि ये कोई बात पूछ ले वो आगे से गलत जवाब देगा या साफ कहता कि मुझे तो पता ही नहीं इस बात का। ये बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। वो कहते हैं जी हम तो पढ़े लिखे नहीं, हमें तो पता नहीं है। खान साहब, इसका जिम्मेदार आप किसको समझती हैं कि जो नौजवान नस्ल तबाह हो रही? इसके जिम्मेदार जो है अव्वल तो हुक्मरान है, दूसरे नंबर पर उलमा है जिन्होंने मिंबर का गलत इस्तेमाल किया है। जो मिंबर तालीम के लिए इस्तेमाल होना चाहिए था, दीन की तालीम के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, वो फिरकाबाजी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। बहुत शुक्रिया खान साहब। रात एक मैं बहस देख रहा था किसी सोशल मीडिया चैनल पे, तो बड़ी हैरानगी हुई कि जो बहस कर रहे थे वो साहब कह रहे थे कि मैं मौलाना साहब को बुला के लाता हूँ, वो आगे जवाब देंगे। बाद में शायद मौलाना साहब भी नहीं आए। जो बात खान साहब ने कही कि हम अपने बच्चों की तरफ तवज्जो इसलिए नहीं दे सके, तालीम में उलमा ने इस तरह तवज्जो नहीं दी। उलमा सियासत में पढ़ के उन्होंने सियासत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना शुरू कर दिया और यही कहा कि हमारे बगैर जो है ये कौम जो है ये ना चल सके और हमारे पास ही ये आए किसी भी इस्लामी काम के। अगर कोई हम फतवा दे दें तो इनका बेड़ा गर्क है, फिर इनकी बरादरी, इनके रिश्तेदार भी इनके पास में है। इन्होंने उलमा ने इस तरह कौम को कैच किया, सियासतदानों ने जिस तरह कैच किया वो आप सबके सामने, और जर्नैलों ने जिस तरह इन दोनों को कैच किया। जैसे मैंने ये सवाल किया खान साहब से कि ऐसे अहमदियों के ऊपर गद्दारी का इल्ज़ाम लगाया जाता है तो कोई जवाब नहीं देता। जब आपको पता हो कि किसी ने जवाब नहीं देना फिर बढ़ चढ़ कर आप जो मर्जी इल्ज़ाम लगाते। होता तो ये है कि हर चीज़ का सबूत पेश किया जाए, कोई ऐसे शवाहद पेश किए जाए कि जिससे साबित भी होता, मगर ज़बानी आके
پھر جو ان پڑھ لوگ ہیں ان کو اب جب یہ بات بتائیں گے، ان کے پلے تو پہلے کچھ نہیں ہوتا، انہوں نے سیکھا نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں ہاں یہ مولوی نے ٹھیک کہہ دیا. اور مولویوں نے اسی طرح سسٹم کو اپنے سکنجے میں لیا ہوا ہے، اور سیاستدانوں نے مولویوں کو، مولویوں نے سیاستدانوں کو، اسی طرح چل رہا ہے. ملک کے لیے کوئی نہیں سوچ. میں نے صبح بھی کہا تھا کہ جب اپنی عوام اداروں سے نفرت کرنی شروع کر دے، ملک کمزور ہو جاتا ہے، تیسری پارٹی فائدہ اٹھا جاتی ہے. جس طرح خان صاحب نے کہا دشمن ہر طرف موجود ہے، ایران کی بات کر لیں، ایران کے ساتھ کچھ اچھے تعلقات نہیں ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے ہمسائے جتنے ہیں ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہوتے. کسی کے ساتھ ہمارے آپس میں تعلقات اچھے نہیں، ہمسائے کے ساتھ ہم نے خاص تعلقات اچھے کرنے. چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ.